हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 19 लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़ैन जितनी दफ़ा भी कोशिश करता है कि वो अपनी नई ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर ले, अपनी नई ज़िंदगी को समझे और यीबो के करीब चला जाए ताकि वो यीबो के साथ हमेशा रह सके, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ज़ैन यीबो से अलग हो जाता है। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, ज़ैन ने अपने आप पर भी अब गिव अप कर लिया है, लेकिन जो यीबो ने पहले ज़ैन के साथ किया था, जिसकी वजह से यीबो की मॉम और अब यांजी रो रही थी, ज़ैन चाहकर भी उनके आंसू बुला नहीं सकता है। अब हमें अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ज़ैन नींद से जाग जाता है, उसके बाद वो तैयार होके किचन की तरफ चला जाता है। जैसे ही ज़ैन किचन में पहुंच जाता है, तभी हॉसिंग ज़ैन की तरफ स्माइल करके ग्रीट करता है। हॉसिंग के चेहरे पे जो स्माइल थी वो जेन्युइन नहीं थी, वो बेचारा फोर्सली स्माइल कर रहा था। ज़ैन कुछ नहीं कहता है, बस अपना सर नॉड करता है और चुपचाप टेबल के पास बैठ जाता है। हॉसिंग को देखकर ज़ैन फिर अपने आप के साथ कहता है, अच्छा है कि हॉसिंग भी यहाँ पर है, मैं यीबो के साथ अकेला नहीं रहना चाह रहा था। तभी जो मेड है वो डिशेस लेकर आ जाती है। हॉसिंग जैसे ही डिशेस को देखता है, फिर वो मोकिंग फेस बनाकर मेड की तरफ देखता है। उसके बाद वो यीबो से कहता है, खाने को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब धीरे धीरे स्पाइसी खाना पसंद आने लगा है। अरे कहीं तुम अपनी वाइफ को इम्प्रेस तो नहीं कर रहे हो? हॉसिंग की बात सुनकर यीबो अपने दांतों को दबाकर उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। यीबो कोशिश करता है कि वो ज़ैन की तरफ ना देखे। यीबो ज़ैन को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करता है। तभी ज़ैन यीबो से कहता है, तुम्हें मेरे टेस्ट को अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो। उन दोनों की बात सुनकर हॉसिंग फिर कहता है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है। अरे मैं यहाँ पर आया था ताकि मुझे फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिले, लेकिन यहाँ पर तो मेरी फैमिली से भी कहीं ज़्यादा। ये कहते हुए हॉसिंग रुक जाता है। तभी यीबो घबरा कर हॉसिंग से कहता है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ईजिली बता देता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हॉसिंग जवाब में कहता है, अरे कुछ सीरियस नहीं है। ये कहते हुए हॉसिंग अपना सर शेक करता है और फिर यीबो की तरफ देखता है। फिर हॉसिंग यीबो से कहता है, चलो आज हम उस जगह चलते हैं, मैं अपना स्ट्रेस कुछ कम करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही तभी ज़ैन कहता है, वो जगह? ज़ैन की बात सुनते ही यीबो ज़ैन की तरफ टर्न हो जाता है। फिर वो ज़ैन से कहता है, हॉसिंग का मतलब है अंडरग्राउंड क्लब, जहाँ पर मैं पहली बार बारबी से मिला था। ये वो जगह है जहाँ पर मेरे डैड और उनके कुछ खास दोस्त पैसों के लिए ही काम करते हैं। वहाँ पर मेरे डैड और उनके कुछ खास लोग ही पैसे कमाते हैं, लेकिन तुम्हें सोचना भी मत कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। तभी हॉसिंग कहता है, क्यों? ये तो चाहता था कि यह हमारी घटिया सी ज़िंदगी को देखे। ये कहते हुए हॉसिंग खड़ा हो जाता है और फिर वो ज़ैन के करीब चला जाता है। फिर वो ज़ैन से कहता है, तुम ही इस दुनिया के एक लौते विक्टिम नहीं हो। अब मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूँगा। तभी यीबो ज़ैन से कहता है, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यीबो कह ही रहा था, तभी ज़ैन कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यीबो ज़ैन को लेकर कैफ़े आ चुका है, जहाँ पर हॉसिंग उन दोनों का इंतज़ार कर रहा है। ज़ैन जैसे ही कैफ़े को देखता है तो कैफ़े बिल्कुल बाकी के जितने भी कैफ़ेज़ होते हैं वैसे ही नॉर्मल था। ज़ैन को देखकर हॉसिंग स्मार्ट करता है। फिर वो उन दोनों को एग्जिट डोर की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे ही ज़ैन बाकियों के साथ एग्जिट डोर के पास पहुंच जाता है, वहां पर कुछ हटे कटे बॉडीगार्ड्स थे। वो लोग यीबो से आईडी मांगते हैं, तो यीबो आईडी कार्ड जैसा कुछ अपनी जेब से निकालता है और फिर उन्हें दिखाता है। जैसे ही वो लोग उस आईडी को देखते हैं तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले बॉडीगार्ड्स उन लोगों का फ़ोन ले लेते हैं। फिर ज़ैन बाकियों के साथ दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। ज़ैन नीचे की तरफ जा रहा था तो धीरे धीरे उसके कानों में म्यूज़िक आता है। तभी जो यीबो होता है वो ज़ैन का हाथ टाइटली पकड़ता है ताकि वो अंधेरे में नीचे न गिर जाए। जैसे ही वो क्लब में पहुंच जाते हैं तो ज़ैन की आंखों में तेज़ रोशनी चुभना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो लोग एक बड़े से दरवाजे के पास आ जाते हैं।
फिर वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं, तभी जो हॉसम होता है वो इमीडिएटली उन लोगों को छोड़कर दूसरे साइड में चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देखते ही जैन शॉक में आ जाता है, क्योंकि वहाँ का सिर्फ नज़ारा ही नहीं बल्कि वहाँ की जो स्मेल थी वो टोटली डिस्गस्टिंग स्मेल थी। उस स्मेल में चारों ओर पसीना, ड्रग्स, सेक्स और प्रिक्यूम की स्मेल आ रही थी। जिस जगह पर वो लोग आ गए थे उस एरिया में हर जेंडर के लोग थे और वो भी हर एक एज ग्रुप के लोग थे। उन लोगों ने अलग अलग से छोटे से ग्रुप बना के रखे हुए थे। वो लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, वो भी बेशर्मी की तरह। जो कुछ भी हम गंदगी, सेक्सुअल फैंटेसी में इमेजिन कर सकते हैं या फिर पॉर्न साइट की वीडियोस में देखते हैं, वहाँ पर जैन वो अपने सामने देख रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो टोटली न्यूड थे, टोटली नेकेड थे। जैसे ही जैन उन लोगों को देखता है तो वो ईबो का जो वेस्ट है उसे टाइटली होल्ड करता है। जैसे ही ईबो ये महसूस करता है तो वो जैन की तरफ मुड़ कर देखता है। फिर वो जैन से कहता है, अगर तुम चाहो तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैन ईबो से कहता है, नहीं, मैं क्यूरियस हूँ। ये कहते हुए जैन आगे की तरफ चला जाता है। जैन जैसे ही आसपास देखता है, उसने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने एलिगेंट लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आदमी थे उसी के ऑफिस के, वो उन लोगों को यहाँ पर देखेगा। वही लोग नहीं बल्कि टीवी के काफ़ी ज़्यादा फेमस चेहरे भी वहाँ पर थे। ये सब कुछ देखने के बाद जैन फिर कहता है कि इसलिए शायद बॉडीगार्ड्स ने हम लोगों का फ़ोन ले लिया था। जितने भी लोग वहाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जितने भी लोग वहाँ पर थे वो लोग अपनी गंदी एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था कि जैन उनके पास खड़ा है। उन लोगों में कुछ लोग इस एज के थे जो कि दादा बन चुके थे, लेकिन फिर भी वो जवान लड़कों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके जिस्मों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन लोगों का चेहरा देखकर जैन को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तभी अचानक पास के रूम से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। चीख की आवाज़ सुनकर जैन डर के मारे उसकी जो बॉडी होती है वो शिवर करना शुरू कर देती है। उसकी जो टांगें होती है वो भी शेकिंग करती है। जैन जैसे ही वो चीख सुनता है तो वो उस रूम की तरफ जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसे हॉल के दूसरे कोने में लेकर चला जाता है। जैसे ही वो जैन को कोने में लेकर चला जाता है तो वो जैन से कहता है, जैन रुको, तुम यहाँ पर किसी को भी बचा नहीं सकते हो। तो जैन उसे कहता है, यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो वो उसे जवाब में कहता है, ये सीक्रेट जन्नत है। ये जन्नत है उन लोगों के लिए जो लोग बाकी लोगों के लिए बिल्कुल फरिश्तों की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो अपना असली रंग, अपना असली चेहरा दिखाते हैं, बिल्कुल ईबो के डैड की तरह, जो कि लोगों को बाहर जाकर उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें प्रॉमिस करता है, लेकिन एक्चुअल में वो उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहा होता है। जितने भी जवान लड़के वहाँ पर आए हुए थे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। या तो उन्हें किसी धोखे से वहाँ पर लाया था, या तो उनके पेरेंट्स ने अच्छी मोटी रकम देकर उन्हें वहाँ पर बेच दिया था। जैन, हम सब लोगों ने पहले भी ऐसी बातें सुनी होगी, लेकिन हम लोगों ने कभी कुछ किया नहीं और ना ही कुछ कर सकते हैं, और सुनने के बाद भी हम लोग भरोसा नहीं करते कि कुछ ऐसा हो सकता है। ईबो की बात सुनकर जैन उससे कहता है, लेकिन ये तो टेरिबल है, अगर किसी ने कंप्लेन की तो। जैन की बात सुनकर ईबो अपना सर शुक करता है। ईबो थोड़ा सा हेजिटेट होकर फिर जैन से कहता है, जैन, तुमने उस रात के बाद मुझ पर केस क्यों नहीं किया? तुम अगर चाहते तो मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते। तो जैन उसे जवाब में कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था। जैन की बात सुनकर फिर ईबो से कहता है, हाँ बिल्कुल सही, ये जो जगह है इसके बारे में पुलिस को पहले से ही पता है और यहाँ की प्रोटेक्शन भी पुलिस ही करती है। पुलिस को यहाँ पर अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। पुलिस को हम लोग हमेशा एक अच्छा और डिटेक्टिव टाइप का ही समझते हैं, जो कि एग्जिट करता है सिर्फ और सिर्फ बुक्स और मूवीज़ में, उससे ज़्यादा नहीं। जो ओल्ड आदमी मेरे डैड की सर्कल में है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो चाहे तो पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। जब भी वो बोर हो जाते हैं और फिर कुछ नया करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर सेक्सुअल फैंटेसी को ही करते हैं। इस क्लब में आकर वो लोग अपने आप को फ्री करते हैं और फिर अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हैं। वो लोग कभी कभी यहाँ पर मूवीज़ भी बनाते हैं।
कुछ लोग उनमें से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या फिर कुछ लोग उनमें से किसी के साथ ज़बरदस्ती, लेकिन वो वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद वो लोग उसे प्राइवेट साइट पे अपलोड करते हैं। वो बस उस वीडियो को एंजॉय नहीं करते बल्कि उसे बेचते भी हैं। यही नहीं, जो रेप की वीडियोस बनाई जाती है उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी भी होती है जहां पर लोग सच में एंजॉय कर रहे होते हैं। तुम जाकर प्राइवेट साइट चेक भी कर सकते हो और देखो कि कितने सारे लोग पॉर्न साइट में जाकर सर्च करते रहते हैं। जैन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि सेक्स इंडस्ट्री में कितना सारा पैसा है और इन सब के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। ईबो की बात सुनकर फिर जैन ईबो से कहता है, तो तुम्हारा क्या? तो ईबो जैन को जवाब में कहता है, मैं पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था, मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अपसेट हो गया था। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा करूं ताकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएं और फिर वो मुझे बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए आए। ये कहते हुए ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। हंसते हुए फिर वो अपने नेक को स्क्रैच करता है। फिर वो कहता है, उस रात मेरी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हुई। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मरने वाला था। बारबी ने अपने आप को यहाँ पर बेचकर मुझे बचाया है। उस दिन के बाद ईबो को यकीन हो जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और ना ही उन्हें कोई भी फ़र्क पड़ता है कि ईबो के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद भी मैं यहाँ पर आता रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, जितना हो सके उतना। और उसका रीज़न यही है कि मैं इन लोगों को देखता हूँ। इन लोगों को देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि इन लोगों का जो वक्त है शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा बुरा चल रहा है, इसलिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन धीरे धीरे ईबो से कहता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए जैन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी ईबो नोटिस करता है कि जैन चल नहीं पा रहा है। उसकी जो टांगें हैं वह अभी भी थरथरा रही है। फिर ईबो जैन से कहता है, क्या तुम अभी भी श्योर हो कि तुम मेरे फादर से लड़ सको? तुम यहाँ का सीन देखकर अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तुम क्या ये सब कुछ चेंज करोगे? मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं डिसाइड करूँ कि मैं अपने आप को इन लोगों से आज़ाद करूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ईबो अपने डैड के सामने आकर बैठ जाता है। ईबो के जो डैड थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, लेकिन ईबो को आता हुआ देखकर वो न्यूज़पेपर को टेबल के ऊपर रख देते हैं और फिर डाउटफुली ईबो की तरफ देख रहे होते हैं। ईबो की जो मॉम है वो एज़ यूजुअल अपना फ्रूट सैलेड खा रही थी ताकि उनका वज़न ना बढ़ जाए। ईबो अपनी मॉम की तरफ देखकर फिर सोचता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो ऐसे माहौल में सर्वाइव कैसे कर पा रही है। शायद वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही है जो कुछ भी वो खा रही है उससे, ताकि वो फिट रहे और फिर फेमस ब्रांड के जो आउटफिट है उसे यूज़ करे। उसके बाद वो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन्स की वॉइस को शो ऑफ कर सके कि वो कितनी खूबसूरत है और फिट है। ये दूसरों को जलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लड़के हमेशा ऐसी औरत से ही शादी करना चाहते हैं जो बिल्कुल उनकी मॉम की तरह ही हो, लेकिन मैं उन लड़कों में शामिल होता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी औरत नहीं चाहिए जिसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट हो। मुझे अभी भी याद है जैन को जो मेरे डैड ने पैसे दिए हैं वो अभी भी मेरे घर के शेल्फ पे पड़े हुए हैं। जैन ने कहा कि ये पैसे गंदे हैं और उसे इन पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैन सच में इन लोगों जैसा नहीं है जिसे बस दिखावा करना आता हो। तभी ईबो के डैड ईबो से कहते हैं और ईबो अपनी थॉट से बाहर आता है। ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, अपने आप को अच्छे से तैयार करो, आज इलेक्शन पोल का पहला दिन है और हम सभी को एक साथ जाना है। डैड की बात सुनने के बाद फिर ईबो से कहता है, गॉश मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस तरह से मैं रोज़ एक्टिंग करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी मुझे ऑस्कर मिलने वाला है। ये कहने के बाद ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ईबो की बात सुनकर ईबो के डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ईबो अपने डैड से कहता है, क्या इतना काफ़ी नहीं था कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और क्या आपने वोट्स नहीं खरीदे? क्या आपको मेरी ज़रूरत है? तो ईबो के डैड गुस्से में आकर चिल्लाकर ईबो से कहते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कहते हुए ईबो के जो डैड है वो अपना हाथ ज़ोर से टेबल के ऊपर मार देते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो?
मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ उस बिच की वजह से सीख रहे हो। जैन का नाम इस तरह से सुनकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में सीट को टाइटली पकड़ता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। जैन ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ईबो ही था जिसने जैन के साथ हमेशा ऐसा ट्रीट किया। उसके बाद फिर गुस्से से ईबो अपने डैड से कहता है, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो फिर आप मुझे पीट क्यों नहीं रहे हो? क्यों? अरे हाँ, आज तो मुझे हेल्दी और हैप्पी दिखना है ना वोटर्स और रिपोर्टर्स के सामने। एनीवे, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार करना है बिल्कुल डॉल की तरह। ईबो उठकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन ईबो के डैड तभी ईबो से कहता है, रुको। ये कहने के बाद ईबो के डैड अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और फिर उसे टेबल के ऊपर रख देते हैं। फिर वो कहते हैं, मैंने सेक्रेटरी से कहा था कि एक अच्छी सी रिंग तुम्हारे फियांसे के लिए खरीद ले। ये बात सुनने के बाद ईबो फिर कहता है, व्हाट द हेल। उसके बाद उसके डैडी कहते हैं, आज हम उनके घर जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए। तो अभी ईबो के डैड बोल ही रहे होते हैं, तभी ईबो अपने डैड से कहते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। ईबो ये ऑलमोस्ट चिल्ला के कह ही रहा था, तभी ईबो को अपनी अल्फाजों पे ध्यान आता है। फिर ईबो सोचता है, अगर मैं अपने आप को यहाँ से आज़ाद कर लूँ तो जो मेरी एंगेजमेंट है वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी। तभी ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, रियली? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्यों? तो ईबो जवाब में अपने डैड से कहता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया है, अभी मुझे और प्लेजर नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह फ्री जीना चाहता हूँ और इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद ईबो के जो फादर है वो स्माइल करते हैं और फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। फिर वो वापस ईबो से कहते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि शादी के बाद चेंज क्या होता है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो कर सकते हो। फैमिली एक तरह से हमारे लिए ज्वेलरी होती है जिसे हम पहन लेते हैं ताकि हम लोगों के सामने अच्छे दिखें। मुझे उस लड़की की कोई भी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे उसके डैडी की अथॉरिटी चाहिए। उसके डैडी की अथॉरिटी कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उन्हें प्लीज़ करो और बाकी का तुम पर है। ईबो बस चुपचाप अपनी डैड की बात सुन रहा था और ईबो को फिर याद आ जाता है उसके सपने के बारे में, जो कि कभी भी पूरा नहीं हुआ और ना ही अब वो पूरा हो सकता है। और उसके बाद वो चुपचाप सीट पे बैठता है और फिर अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है। उसके पेरेंट्स सिंपली बात कर रहे थे कि आज दिन भर उन्हें क्या करना है। ईबो को फील हो रहा था कि वो इस फैमिली का पार्ट है, लेकिन ये जो शख्स उसके सामने है वो स्ट्रेंजर्स हैं, जो कि हमेशा से उसके लिए स्ट्रेंजर ही थे। मुझे हमेशा से ही इस मैटर को लेकर हौसलों से जलन होती थी और यही एक वजह भी है कि मैं उससे कभी भी उसके घर मिलने नहीं गया। उसका बिहेवियर इस वजह से नहीं है कि उसकी फैमिली बिल्कुल मेरी जैसी है, उसका जो प्रॉब्लम है वो मेरे जैसा है। उसके पेरेंट्स ने उसे बस बिगाड़ दिया है और इसीलिए वो इतना छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करता रहता है। उसके बाद ये वो अपने थॉट से बाहर आता है। फिर वो अपने डैड से कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाने वाला होता है, लेकिन वो सबसे पहले अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसकी जो मॉम थी वो मेकअप करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद ही वो अपनी मॉम से कहता है, ये लिपस्टिक आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेरिबल लग रही है, अपना ख्याल रखिएगा। डैड को फोर्स मत करिए कि वो अपने लिए एक नई ज्वेलरी खरीदे। हाँ, ये कहते हुए ईबो वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगली सीन में दिखाते हैं, ईबो अपने पेरेंट्स के साथ यांजी के घर पे आ चुका है। ईबो यांजी के पेरेंट्स को पोलाइटली ग्रीट करता है। ईबो को काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था कि उसे आज यांजी से मिलना है। काफ़ी देर तक ईबो के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के साथ फैशन को लेकर ही बात कर रहे थे, तब तक जब तक मेड आई और सबको इन्फॉर्म कर दिया कि डिनर रेडी हो चुका है। सभी उसके बाद फिर डाइनिंग रूम की तरफ चले जाते हैं और तभी यांजी भी डाउनस्टेयर चली आती है। यांजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली खाली सा ही था। जैसे ही ईबो यांजी को आता हुआ देखता है तो वो भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। फिर वो अपनी जेब से रिंग निकालता है। उसके बाद वो यांजी का हाथ पकड़ता है ताकि वो उसे रिंग पहनाए, लेकिन यांजी रिफ्यूज़ कर देती है। ईबो के पास कोई भी चॉइस नहीं होता, तो वो फोर्सली यांजी का हाथ पकड़ता है और फिर उसे रिंग पहनाता है। ईबो अपने होठों पे एक बड़ी सी स्माइल आता है। ईबो को पता था कि ईबो का टच महसूस करके यांजी को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है।
लेकिन ईबो के पास कोई भी चॉइस नहीं था। रिंग को पहनाने के बाद फिर ईबो यानज़ी के कान में धीरे धीरे कहता है, प्लीज़ इसे पहन लो, इसे पहनने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। यानज़ी और ईबो के पेरेंट्स ये देखकर खुश हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर ईबो फिर यानज़ी के फादर से कहता है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। ये कहकर ईबो पहले रुक जाता है, फिर वो दोबारा कहता है, फादर, यानज़ी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। आज से पहले मैं कभी भी इतनी खूबसूरत औरत से नहीं मिला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि मैं इसका फियांसे बन गया हूँ। ईबो की बात सुनकर यानज़ी के फादर कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट यंग मैन हो। तुमसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर मेरी डॉटर के लिए कोई भी नहीं होता। तभी ईबो जवाब में यानज़ी के फादर से कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ईबो का जवाब सुनते ही ईबो के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने दांत दबाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। एक्चुअली मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा डिसेंट आदमी बन सकूँ। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।